राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। बीजेपी कांग्रेस मुक्त के बाद विपक्ष मुक्त के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है कि विपक्ष ना रह जाए। नड्डा तो कह चुके हैं क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी रह जाएगी और कांग्रेस को खत्म करने की बात तो बीजेपी ने पहले ही कह दी है। फिर बचेगा कौन? सिर्फ बीजेपी। आज हम इस रिपोर्ट में दो राज्यों की राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। एक राज्य में भाजपा काफी मशक्कत और अटकलों के बाद मजबूत हो गई, तो वहीं दूसरे राज्य में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और सरकार खतरे में आ गई है। बिल्कुल उलट हो गया महाराष्ट्र में जो चल रहा था उसका बिहार में। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और बिहार की सियासत के बारे में, दो जगह पर सियासी संकट। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र में आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। भाजपा के कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ ली, तो एकनाथ शिंदे के खेमे से भी 9 विधायकों की शपथ की खबर आई। सबसे पहले राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शपथ ली, दूसरे नंबर पर भाजपा के ही सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शपथ ली। इनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, वही भारी मन वाले चंद्रकांत पाटिल, और फिर विजय कुमार गावित ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। भगत सिंह कोश्यारी ने, राज्यपाल महोदय ने कुल 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिनमें गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौर, सुरेश खाड़े, संदीपन बुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रवीन चव्हाण, अब्दुल सत्तार जैसे लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र में जहां भाजपा मजबूत हो गई, तो बिहार में सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार परेशानी में आ गई। बिहार की सियासत में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन अभी इसकी औपचारिकताएं ही शेष हैं। चारों पार्टियां लेजिस्लेटर पार्टी की औपचारिक मीटिंग कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी में है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिनमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। आरजेडी के नेता चुप्पी साधे ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने को लेकर उनकी पहली प्राथमिकता गृह मंत्रालय ही है, जो हमेशा सीएम नीतीश कुमार अपने पास रखते आए हैं। आइए जानते हैं वो असली वजह जिसको लेकर आरजेडी हर हाल में गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। जेडीयू हर हाल में सीएम पद को अपने पास रखना चाहती है और आरजेडी के हाँ कहने की एवज में आरजेडी ने गृह मंत्रालय के नाम पर जोरदार तरीके से जेडीयू के साथ बार्गेनिंग की है। जेडीयू के लिए गृह मंत्रालय के लिए तैयार होना आसान नहीं था, लेकिन जेडीयू हर हाल में बीजेपी से अलग होने का मन बना चुकी थी, तो मजबूरी कह लीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं दिखता। जेडीयू के एक बड़े नेता कहते हैं जेडीयू के लिए कोई विकल्प बचा ही नहीं है। बीजेपी जेडीयू को निगलने की पूरी तैयारी किए बैठी थी, इसलिए जेडीयू के लिए पार्टी और सत्ता को बचाए रखना पहली और अंतिम प्राथमिकता थी। दरअसल आरजेडी के अंदर इस बात को लेकर मंथन तेज हो गया था कि साल 2020 में तेजस्वी अकेले दम पर चुनाव में जीत दर्ज करने में लगभग कामयाब हो गए थे। जेडीयू और आरजेडी के बीच कुल मतों की संख्या का अंतर 5000 के आसपास था, इसलिए तेजस्वी को सीएम पद पर समझौता नहीं करना चाहिए था। आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी पहले सीएम से कम तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें समझा लिया गया कि सत्ता पहले जरूरी क्यों है और राज्य में राजनीति में बने रहने और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा एक के बाद एक छापेमारी को देखते हुए राज्य में सरकार में बने रहना जरूरी होगा। सीबीआई लालू परिवार पर लगातार रेड डालती रही है। पिछली दफा भी जब नीतीश कुमार ने आनंद फानन में अपने घर पर विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, तो दिल्ली से लेकर पटना में लालू और राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई थी। ये महज इत्तेफाक था या आरजेडी को सरकार बनाने से रोकना, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लालू के बेहद करीबी रहे भोला यादव पर रेड से लालू परिवार बौखला उठा था। इस तफ्तीश में लालू परिवार के कई सदस्यों के नाम नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर के आरोप में आए थे। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार मान चुका है कि केंद्र सरकार द्वारा दमनकारी नीति जारी रहेगी, इसलिए गृह विभाग आरजेडी के पास आया तो वो वही रुख अख्तियार करेंगे जो ममता समेत 9 राज्य सरकार, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ खुलकर करती आई है। मतलब साफ है कि सीबीआई और आईटी द्वारा रेड किए जाने पर राज्य की पुलिस उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इससे आरजेडी को कई फायदे होंगे, जिनमें मोदी सरकार से दो हाथ करने का श्रेय भी प्राप्त होगा और राजनीतिक रूप से मोदी विरोधी लोगों को गोलबंद करने में वो ममता की तरह लड़ते भी नजर आएंगे। दरअसल ये भी समझना होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब ईडी की कार्रवाई हुई, तो ईडी अधिकारियों से अब पश्चिम बंगाल पुलिस पूछताछ करने के लिए नोटिस भेज रही है। दरअसल
पुलिस जहां पर राज्य सरकार के हाथ में है, तो ईडी एक ऐसी संस्था है जिसको केंद्र कंट्रोल करता है। वहीं सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो है तो केंद्र के अधीन, लेकिन वो सिर्फ राज्य की रिकमेंडेशन पर काम कर सकती है। लिहाजा इन तकनीकी पहलुओं को जानते हुए अब लड़ाई अपनी ताकत को सरकार में बढ़ाए रखने की भी चल रही है, और यही वजह है कि गृह मंत्रालय पर आरजेडी की नजर है। आरजेडी के भीतर जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी सत्ता पाने को आतुर है। साल 2015 में आरजेडी को जेडीयू का साथ मिलने से आरजेडी वापस बिहार की राजनीति में जिंदा हो गई। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 2 दर्जन सीट के आसपास सिमट गई थी, लेकिन साल 2015 में जेडीयू के साथ आने पर 80 के पास पहुंच गई थी। जाहिर है नीतीश का साथ आरजेडी के लिए वरदान साबित हुआ, और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बगैर भी तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित होने में कामयाब हो गए। आरजेडी सत्ता से महज कुछ दूरी पीछे रही, लेकिन बिहार के भविष्य के नेता तेजस्वी यादव हैं, ये साफ हो गया। तेजस्वी की लोकप्रियता साफ हो गई। तेजस्वी के पक्ष में उनका युवा होना भी जाता है। इसलिए एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आकर बीजेपी के साथ दो हाथ करने की फिराक में आरजेडी तैयारी कर रही है। आरजेडी के एक सीनियर नेता कहते हैं कि हमारा हर हाल में फायदा ही है, और हम अखिलेश और मायावती की तरह केंद्र सरकार के सामने घुटने टेकना नहीं चाहते, बल्कि ममता की तरह लड़ना चाहते हैं, ताकि बिहार ही नहीं हिंदी बेल्ट में विपक्ष के वैक्यूम को खत्म कर बीजेपी को तगड़ी टक्कर दी जा सके। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि सीएम की एवज में उन्हें हर हाल में गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद भी चाहिए। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक इस बात पर रजामंदी हो चुकी है। इसलिए इस बार गृह मंत्रालय पूर्व की तरह नीतीश कुमार के पास न होकर आरजेडी के पास हो सकता है, और ये एक बड़ा कदम होगा। स्पीकर क्यों चाहिए? स्पीकर इसलिए क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र में जितने भी संवैधानिक कार्य होते हैं, सरकार बनना है, गिरना है, उसमें स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। विधायकों की योग्यता अयोग्यता को लेकर भी स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर उनकी उनके अधिकार होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लिहाजा आरजेडी गृह मंत्रालय और स्पीकर पद, इन दोनों पर अपनी पकड़ रखना चाहती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।